जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस। आज जून 30 के प्री सिक्योर करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन सेशन से हम लोग इस वीक की शुरुआत करते हैं। तो आज के प्री सिक्योर में जिन टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से, वो टॉपिक है पहला फॉकलैंड आइलैंड। अब ये डायरेक्टली आपके प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड मैप से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और फॉकलैंड आइलैंड में जो कुछ पॉइंट्स होंगे वो हमें मेंस के भी आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। देन एक्सियम 4 मिशन। एक्सियम 4 मिशन से रिलेटेड पहले भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस करा है अलग अलग सेशंस में। आज हम उसके मिशन ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली, और उसको गगनयान से रिलेट करेंगे कि क्या इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है। देन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस जो न्यूज में मेंशन था, बैंकॉक कॉन्फ्रेंस, जो कि सिविल रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। ये हमें बर्थ और डेथ से रिलेटेड डिफरेंट डाटा के बारे में बताएगा जिसका यूज सरकारें करती हैं। तो यहाँ पर भी अगेन प्रीलिम्स में और जीएस पेपर 2 में स्पेशली गवर्नेंस में आप इसका यूज कर सकते हैं मेंस के आंसर्स को और ज़्यादा वैल्यू ऐड करने के लिए। देन टाइगर आउटसाइड रिजर्व प्रोजेक्ट एक एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर का बेसिक एनटीसीए क्या है इन सब के भी डिटेल्स देखेंगे। यूएन का एक डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 का, जो एक बार में एक डिकेड के अपने प्लान को डिसाइड करता है, मतलब 10 साल के प्लान को, तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। एंड देन इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस तो कर ही रहे हैं, बाद में तुम्हारे लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सेशन में अटैच होगा। ओके, सो आ जाइए पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है फॉकलैंड आइलैंड पे रिलेटेड, जिससे रिलेटेड ये आप यहाँ पे एक देख सकते हो, एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग, एक न्यूज़ आर्टिकल की क्लिपिंग। क्या कह रहा है कि एंशिएंट फॉरेस्ट डिस्कवर्ड हिडन ऑन अ ट्रीलेस आइलैंड इन द साउथ अटलांटिक। अब यहाँ से हमें एक चीज़ तो मालूम पड़ गया है पहले ही कि जो फॉकलैंड आइलैंड है वो कहाँ है भाई, साउथ अटलांटिक में है। बाकी चीज़ें देखते हैं। द फॉकलैंड आइलैंड्स आर इंटरनली सेल्फ गवर्निंग ओवरसी टेरिटोरी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। अब इसके लिए ना हमें पहले ये वर्ड समझना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ गवर्निंग ओवरसी टेरिटोरी। आगे भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, अभी पहले यहाँ समझ लो कि सपोज फॉकलैंड आइलैंड जो है इनके पास अपना एक इंटरनल इनका गवर्नमेंट होगा, बट फिर भी फॉरेन अफेयर्स के लिए, है ना, फॉरेन अफेयर्स के लिए, डिफेंस के लिए ये किस पर डिपेंडेंट रहेंगे, यूनाइटेड किंगडम पे डिपेंडेंट रहेंगे। एंड दिस इज नोन एज सेल्फ गवर्निंग ओवरसी टेरिटोरी। ठीक है, इंटरनली सेल्फ गवर्निंग ओवरसी टेरिटोरी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। They are located in the South Atlantic Ocean, about 480 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका। ये लोकेशन एकदम सही है। अभी मैं वर्ल्ड मैप आपको दिखाऊंगा साउथ अटलांटिक ओशन में, आप इसका लोकेशन चेक कर सकते हो। द आइलैंड्स आर पोजिशन्ड इन बोथ द सदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। अगेन हम लोग वर्ल्ड मैप देखेंगे ग्लोब की हेल्प से कि ये बोथ सदर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। सो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गए, करेक्ट हो गए हमारे लिए। ठीक है, आप पहले ये मैप देख लो फॉकलैंड आइलैंड का, आप इसे सदर्न अटलांटिक ओशन में ये लोकेशन देख सकते हो। ये रहा सदर्न अटलांटिक ओशन, ये हमारा फॉकलैंड आइलैंड है। ठीक है, सदर्न अटलांटिक ओशन, और यहाँ जो सदर्न टिप है साउथ अफ्रीका सा, वहाँ से लगभग 480 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे ये फॉकलैंड स्ट्रेट है, फॉकलैंड स्ट्रेट, राइट। स्ट्रेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेट, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेट, बताओ मुझे कमेंट करके। ये स्ट्रेट वर्ड क्या है, जैसे पाक स्ट्रेट किन दो चीज़ों को सेपरेट कर रहा है। तो यहाँ पे फॉकलैंड स्ट्रेट जो है ये वेस्ट फॉकलैंड और ईस्ट फॉकलैंड को सेपरेट करने का काम करता है। अब आइए, हमने ये तीनों स्टेटमेंट का करेक्टनेस तो चेक कर ही लिया था, जरा हम सेल्फ गवर्निंग टेरिटोरी को और डिस्कस करें। तो सेल्फ गवर्निंग टेरिटोरी में अपने इंटरनल गवर्नमेंट होते हैं जो अपने इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए बना होता है अपने इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स के साथ साथ। पर फिर भी जो पेरेंट कंट्री होती है, जैसे अगर यूके की बात कर रहे हैं तो यूके डिफेंस और फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मैटर्स के डिसीजन लेगा। ये डोमिनियन स्टेटस है ना, जो डोमिनियन स्टेटस हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ते हैं, डोमिनियन स्टेटस उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस के केस में ना ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है, मोर ऑटोनॉमी एज कंपेयर टू सेल्फ गवर्निंग ओवरसी टेरिटोरी। ठीक है, याद रखिएगा डोमिनियन स्टेटस में ज़्यादा ऑटोनॉमी होगी। ओके, चलिए ये आप यहाँ पर अब एक वर्ल्ड मैप देखो पूरा कंप्लीटली, जहाँ पे हमने इसको सदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर, ये रहा इक्वेटर। वैसे तो यहाँ स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया है, एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं होता है, दैट वी ऑल नो। सदर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड किया है हमने, और इस तरह से यहाँ पे ये रहा लाइन, कौन सा लाइन है ये, प्राइम मेरिडियन। इसके अकॉर्डिंग हम इधर वेस्ट और इसके अकॉर्डिंग इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं, है ना। तो इस तरह से सदर्न और
नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का डिवीजन, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर का डिवीजन किया जाता है वर्ल्ड मैप पर। अपने पास ना हमेशा तुम लोग एटलस रखा करो, सो दैट आप इसको रेगुलर एटलस को अपने घर में अपने पढ़ाई के टाइम में देखा कीजिए, जिससे वर्ल्ड मैप की चीज़ें ना ज़्यादा बेहतर याद हो जाएंगी। चलिए, और फॉकलैंड आइलैंड के बारे में बात करते हैं। कुछ और पॉइंट जो हमें फॉकलैंड आइलैंड से मालूम होना चाहिए। ये सेल्फ गवर्निंग ओवरसी टेरिटोरी है, अटलांटिक में हम जान चुके हैं। इसका लोकेशन सदर्न टिप ऑफ अमेरिका से 480 किलोमीटर की दूरी पर है। फॉकलैंड स्ट्रेट इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, राइट। कैपिटल जो अगर हम बोलेंगे फॉकलैंड आइलैंड का, तो दैट इज स्टैनली, ठीक है। ईस्ट फॉकलैंड आइलैंड पे पड़ेगा, ये देखो स्टैनली। आप यहाँ कर्सर को चेक कीजिए, माउस का कर्सर पे ध्यान दो, ये रहा स्टैनली ईस्ट फॉकलैंड आइलैंड पे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और जो करेंसी चलती है वो फॉकलैंड पाउंड है, एंड फॉकलैंड पाउंड किसके अकॉर्डिंग, तो ब्रिटिश पाउंड के अकॉर्डिंग। अब इस वाले पॉइंट पे ध्यान दो, यहाँ ये ना तुम्हें जीएस पेपर 2 IR के आंसर्स में हेल्प कर सकता है। दैट फॉकलैंड आइलैंड इट इज एन ऑन गोइंग डिस्प्यूटेड रीजन। उतना डिस्प्यूट ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट फिर भी डिस्प्यूट है बिटवीन द यूके एंड द यूनाइटेड किंगडम। यूके और अर्जेंटीना के बीच में ये डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। ये ना आप अपने IR के आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो, और फॉकलैंड आइलैंड से रिलेटेड ये इन्फो भी याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एक्सियम 4 मिशन से रिलेटेड। अब यहाँ पे आप न्यूज़पेपर के अलग अलग क्लिपिंग्स देख सकते हैं एक्सियम 4 से रिलेटेड, तो न्यूज़ में काफ़ी रहा है, इसलिए हम लोग इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं। किसी सेशन में कोई पर्सपेक्टिव, आज एक दूसरा पर्सपेक्टिव डिस्कस करेंगे। पहला क्या है इससे रिलेटेड स्टेटमेंट, that the mission provides India with early opportunity to test microgravity experiments ahead of गगनयान। एकदम सही बात है जी, कि इस एक्सियम 4 मिशन में सिंस हमारे भारतीय कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी भी हैं, तो शुभांशु शुक्ला जी जब एक्सियम 4 मिशन के पार्ट बने हैं, तो ये इसरो के लिए, इंडिया के लिए एक अर्ली अपॉर्चुनिटी है कि हम जो माइक्रोग्रेविटी जो ऑब्जर्व किया जाता है स्पेस में, जब हम जाते हैं वहाँ पर उसको स्टडी करने के लिए, रियल टाइम में स्टडी करने के लिए, रियल एनवायरनमेंट में स्टडी करने के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सो दैट हमारा जब गगनयान मिशन हम लॉन्च करेंगे आगे, देन हमें इसके रिलेटेड ना जो भी एनफ डाटा चाहिए, चाहे प्रोग्राम को सक्सेसफुल कंप्लीट करवाने के लिए, जिसका एक पार्ट सेफ्टी होगा, इन सब में बड़ा हेल्प करेगा। गगनयान के भी डिटेल्स हम देखेंगे अभी। पहला करेक्ट है, अमंग इंडियन एक्सपेरिमेंट्स ऑन बोर्ड वन फोकस ऑन द सर्वाइवल ऑफ टार्डीग्रेड्स इन स्पेस कंडीशन। टार्डीग्रेड एक स्पीसीज है गाइज, है ना। आप इसको सी में फाउंड कर सकते हैं, ये आपको समुद्र में बड़े इजीली दिखेगा। टार्डीग्रेड्स लगभग 8 इसके लेग्स होते हैं, 8 लेग्स वाला टार्डीग्रेड्स। तो ये जो स्पीसीज है ना, ये स्पीसीज मोस्ट ऑफ द एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करता है, और अब इसको लेकर स्पेस में भी रिसर्च चल रहे हैं कि ये स्पेस में किस तरह से सर्वाइव करता है, सो दैट आगे हमें मेडिसिनल रिसर्च में बड़ा हेल्प मिल सके। सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट, द मिशन विल बी कंडक्टेड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 30 डेज। यहाँ थोड़ी गलती हो गई, इतना लॉन्ग मिशन नहीं है, 30 डेज के लिए मिशन नहीं चलने वाला है। यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है। मिशन कितने दिन के लिए चलेगा, तो यहाँ ये देखो मिशन जो है वो 2 वीक अराउंड, मतलब 14 डेज का मिशन है, 14 डेज का, अराउंड 14 डेज का। अब किसी अर्जेंट सिचुएशन में या अनप्लान्ड सिचुएशन में चेंजेज आ जाएँ, तब मिशन का डे इंक्रीज हो सकता है, अदरवाइज ये 14 डेज का मिशन है, ठीक है। इसके डिटेल्स, कुछ डिटेल्स जो हमने पहले भी पढ़े हैं कि स्पेस एक्स का जो क्रू ड्रैगन मॉड्यूल है उसका हम यूज कर रहे हैं, नासा, इसरो और बाकी स्पेस एजेंसी को यूज करके इसको लॉन्च किया गया है, राइट। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिलेटेड भी फीचर्स मैंने आपको पहले भी प्री सिक्योर के सेशंस में बताए हैं, अब वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हो अगर पहले से तुमने नहीं देख कर रखा है तो। और ये हमारे 4 जाबाज हैं अलग अलग नेशन से, जैसे ये हंगरी से टिबोर कापू हैं, शुभांशु शुक्ला हमारे भारतीय हैं, पेगी विटसन कमांडर हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, एंड स्वालोज यूजांस्की हैं पोलैंड के। ये चारों स्पेस ट्रेवल करने के लिए अभी वहाँ गए हुए हैं, इनकी स्पेस ओडिसी सक्सेसफुल चले, भगवान से यही प्रार्थना है। मिशन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मिशन ऑब्जेक्टिव है माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, जो कि हमें स्पेशली गगनयान वाले मिशन में हेल्प करेगी। बिल्कुल, इंटरनेशनल आउटरीच एंड कोलैबोरेशन। ऑब्वियसली जब हम पोलैंड के साथ या हंगरी या यूएस के बाकी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं या बाकी एजेंसी के साथ, तो इंटरनेशनल आउटरीच एंड कोलैबोरेशन तो बढ़ेगा ही। देन नेशनल प्रोग्राम डेवलपमेंट, इंडिया में स्पेस के फील्ड में लोगों को मोटिवेट करने के लिए, रिसर्च प्रमोट करने के लिए ये काफ़ी अच्छा एक बढ़िया इनिशिएटिव के रूप में काम आएगा। एंड कॉमर्शियल स्पेस इनिशिएटिव जो कि लो अर्थ ऑर्बिट, इसको भी मैंने तुम्हारे साथ परसों ही डिस्कस किया था प्री सिक्योर में, कि लो अर्थ ऑर्बिट के केस में, लो अर्थ ऑर्बिट के फील्ड में
चाहे वो स्पेस टूरिज्म हो या कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन बनाए जाएं या फिर रिमोट सेंसिंग के लिए यूज किया जाए, इन सब में कॉमर्शियल स्पेस इनिशिएटिव स्पेशली लो अर्थ ऑर्बिट के केस में इंडिया को और ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी, इंडिया में और ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकेगा इस फील्ड में। ठीक है, टार्डिग्रेड्स जो मैंने बताया 8 लेग्स आपके स्पेसीज होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, एंड इनको लेकर स्पेस में भी अब रिसर्च चल रहे हैं। सिर्फ ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ है, ये याद रखिएगा, बट इस बार भी एक पर्पस है। ठीक है, बाकी ये एक इमेज के थ्रू आप देख सकते हो कि किस तरह से हम लोग इन मेन एस्पेक्ट्स पे वर्क करेंगे। ये मेन की एरिया है इंडिया का एक्सियोम 4 मिशन में। हम गगनयान मिशन की बात करें तो गगनयान मिशन इंडिया का पहला मैन्ड मिशन होगा, जो कि यूएस, अगर हम यूएस को कंसिडर करें कि यूएस सबसे पहले मैन मिशन स्पेस में लेकर गया, देन रसिया एंड चाइना, उसके बाद अब इंडिया 4th कंट्री बनेगा पूरे वर्ल्ड में जो मैन मिशन कहाँ भेजेगा, स्पेस में भेजेगा। राइट, इसको लेकर अभी प्लान चल रहा है। गगनयान आगे भी जब हम न्यूज में आएगा तब भी हम पढ़ेंगे। एक यहाँ पर एक पार्ट देखिए, सखी टू बी ए फ्रेंड इन नीड फॉर गगनयान क्रू। ये जो हमारे गगनयान क्रू में ये जो मेंबर्स जाएंगे, हमारे जाबाज एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, इनके लिए एक स्पेसिफिक एक पोर्टल बनाया जाएगा या एक हेल्प मॉड्यूल बनाया जाएगा जिसका नाम रखा गया है क्या, सखी। क्योंकि जब आप स्पेस में अकेले हैं तो आपको एक सखा की, एक दोस्त की ज़रूरत होती है, इसलिए इस हेल्प मॉड्यूल का, हेल्प पोर्टल का नाम रखा गया है सखी पोर्टल नाम रखा गया है। ठीक है, राकेश शर्मा जी, इनका अभी मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन इसलिए किया है क्योंकि राकेश शर्मा जी वॉज द फर्स्ट इंडियन सिटीजन जो स्पेस में जाते हैं। किस मिशन के पार्ट थे, कितना टाइम इन्होंने स्पेस में स्पेंड किया, ये सब आप इस स्लाइड से देख सकते हो। इनको अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया है, शांति के टाइम में सर्वोच्च पुरस्कार है ये। राइट, हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन, क्योंकि ऑब्वियसली तभी सोवियत यूनियन के मिशन के साथ गए थे ये, कॉस्मोनॉट इनको बुलाएंगे हम। राइट, इन्होंने ही स्पेस से बोला था क्या, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 3rd मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स। अब ये बड़ा सा जो नाम है, ये बड़ा सा नाम क्यों आया, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी रिसेंटली इवेंट हुए हैं। देखो पढ़ो यहाँ पे, गवर्नमेंट कमिट टू इंश्योरिंग एवरी बर्थ इज रजिस्टर्ड एंड एवरी डेथ इन एशिया एंड द पैसिफिक इज रिकॉर्डेड बाय 2030। इसका पर्पस ही ये है, इंक्लूडिंग इंडिया। ध्यान दीजिए, पहले इस क्लिपिंग पर ही ध्यान दीजिए, फिर आपको क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प हो जाएगा पढ़ने से। गवर्नमेंट्स अक्रॉस इंडिया एशिया पैसिफिक इंक्लूडिंग इंडिया, हमारा प्यारा भारत, एडॉप्टेड रिजोल्यूशन। क्या रिजोल्यूशन, कि भैया बर्थ और डेथ से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स होंगे, जो भी डिटेल्स हैं या स्टेटिस्टिक्स हैं, रिक्वायर्ड स्टेटिस्टिक्स हैं, उन सब का डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा बाय 2030। क्योंकि ये आपको ना गवर्नेंस से रिलेटेड डिफरेंट मेजर्स अडॉप्ट करने में बड़ा हेल्प करता है। बीइंग अ सिविल सर्वेंट, जैसे सपोज आप हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं या आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी हैं, तो अगर आपको ये मालूम पड़ रहा है कि नंबर ऑफ बर्थ कितना है किसी भी रीजन का, नंबर ऑफ डेथ कितना है किसी भी रीजन का, देन यू कैन हेल्प और यू कैन दिस डाटा कैन हेल्प यू इन फ्रेमिंग द पॉलिसी इवन रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट। क्योंकि यही नंबर ऑफ बर्थ जो है ये पॉपुलेशन डेंसिटी को, पॉपुलेशन के बर्डन को आगे बढ़ा सकता है। राइट, और बाकी डिफरेंट डिपार्टमेंट से, एजुकेशन के डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी हेल्प करेगा। सो हर डिपार्टमेंट में, नॉट ओनली इन हेल्थ डिपार्टमेंट, बाकी भी डिपार्टमेंट के गवर्नेंस में बड़ा हेल्पफुल होता है बर्थ एंड डेथ का डाटा। उसी को लेकर ये हमारा रिसेंट का जो कॉन्फ्रेंस है वो कंक्लूड किया गया है। कहाँ पर हुआ, बैंकॉक में। द कॉन्फ्रेंस अडॉप्टेड, इसको शॉर्ट में हम CRBS बोलेंगे। क्यों CRBS? बिकॉज कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स। The conference adopted a declaration committing governments to achieve universal birth and death registration by 2030। बिल्कुल अभी हमने देखा कि इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया को इंक्लूड करते हुए बाकी एशिया पैसिफिक के जो नेशंस हैं, इन्होंने क्या कंक्लूड किया, इन्होंने क्या अडॉप्ट किया है डिक्लेरेशन कि हम लोग 2030 तक बर्थ और डेथ से रिलेटेड सारे डाटा को रिकॉर्ड करेंगे। One of the key outcome was the emphasis on adopting AI-based tools and digitization of civil registration record। अब ये too good to be true वाली स्टेटमेंट है कि बिल्कुल AI-based tools को यूज किया जाएगा सो दैट जो रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स हैं उनका डिजिटाइजेशन पॉसिबल हो। तो इसको कभी भी गलत करने की बात ही नहीं हो सकती है। इंडिया रिफ्रेन्ड फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन। इंडिया क्यों रिफ्रेन करेगा गाइज? बिना रटे भी सोचो कि इंडिया क्यों रिफ्रेन करेगा। इंडिया को भी तो चाहिए ना। अभी मैंने क्या एग्जांपल दिया कि तुम सिविल सर्वेंट बनोगे, तुम्हारे लिए डाटा इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। 3rd इज रॉन्ग, 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। राइट, नाउ कम टू दिस कॉन्फ्रेंस। अब हम CRBC के इस कॉन्फ्रेंस पर आते हैं, CRBS के। यूनाइटेड नेशन डिफाइन सिविल रजिस्ट्रेशन, एक यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, ये मैं पहले पढ़ के तो उन्हें समझाता हूँ।
The United Nations defines civil registration and vital statistics as the continuous, permanent, compulsory and universal recording of the occurrence and characteristic of vital events of the population in accordance with the law. मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशंस क्या डिफाइन कर रहा है कि सिविल रजिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? किन चीज़ों को लेकर? इन वाइटल इवेंट से रिलेटेड, बर्थ, डेथ, इवन डाइवोर्स, क्योंकि बर्थ डेथ जो है, ये बर्थ एंड डेथ समवेयर दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन different events of a human life like marriage and divorce. Marriage and divorce, they are the common things in society and one should accept it as a common thing, है ना, as a normal thing. मैरिज तो लोगों के बीच में बिल्कुल नॉर्मल है, बट डाइवोर्स को भी एज ए नॉर्मल थिंग एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना. एटलीस्ट हम 2025 में आकर तो ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करें. दीज आर द वाइटल इवेंट्स, ठीक है, बिसाइड्स द कॉजेज ऑफ डेथ, डेथ के कॉज के अलावा. लीड ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिविल रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स को लीड कर रहा है वो है यूनाइटेड नेशंस ESCAP, मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक. यही इसको लीड कर रहा है, जिसका अचीव है लीगल आइडेंटिटी फॉर ऑल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अगेन SDG आ गया. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हर पर्सन के लिए लीगल आइडेंटिटी होनी चाहिए, और इस लीगल आइडेंटिटी के लिए आपको बर्थ, डेथ, मैरिज, डाइवोर्स, इन वाइटल इवेंट्स का नॉलेज जरूरी है, तब जाके सबकी लीगल आइडेंटिटी प्रॉपर बनेगी, है ना. इसलिए हम मैरिज को भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट भी लेते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट भी लेते हैं. बाकी इस 2025 का जो बैंकॉक समिट हुआ है, इसका आउटकम क्या है? एक्सटेंशन टू 2030 कि भाई 2030 तक सारे बर्थ एंड डेथ को रिकॉर्ड किया जाएगा. CRBC डिकेड एक्सटेंडेड टू अलाइन विद द SDG गोल्स. SDG गोल्स जो कि 2030 तक टारगेट किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग CRBS भी अपने टारगेट को 2030 तक अलाइन कर रहा है. डिजिटल रिफॉर्म्स, AI का यूज करना, इक्विटी एंड प्राइवेसी, फोकस ऑन जेंडर इक्विटी एंड डाटा प्रोटेक्शन इन CRBC सिस्टम. अब ये जो जेंडर इक्विटी जो है ना, जेंडर इक्विटी के लिए भी हमें क्या चाहिए? बर्थ रेट्स चाहिए, हमें बर्थ का एक्चुअली रिकॉर्ड चाहिए, क्योंकि बर्थ का जब रिकॉर्ड होगा ना, तब हम मालूम कर पाएंगे कि मेल और फीमेल का बर्थ रेट कितना है, मेल और फीमेल का बर्थ किस रीजन में किस तरह से हो रहा है, प्रेफरेंस क्या होता है, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट. सिविल रजिस्ट्रेशन, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ये इमेज बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह से इन वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो हैं, डेथ हैं, बर्थ रेट है, इनसे आपको डिफरेंट गवर्नेंस के मेजर में हेल्प मिलता है. जैसे एडुकेशन, इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज, सिविक पार्टिसिपेशन, फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन, राइट्स एंड प्रोटेक्शन, इन सब के लिए आपको क्या चाहिए? इन रजिस्ट्री ऑफिस में बर्थ एंड डेथ से रिलेटेड डाटा, सो दैट आप एडुकेशन से रिलेटेड स्कीम बना पाओगे. इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन कितना आगे होगा, कैसे बढ़ेगा, हेल्थ केयर सर्विसेज कितना अभी है, कितना उस पर आगे लोड पड़ सकता है, ऑल दोज थिंग्स. और ये सारी चीज़ पूरे ओवरऑल गवर्नमेंट प्लानिंग में हेल्प करती हैं. तो ये जो मैं बोल रहा था ना कि आपको गवर्नेंस में GS पेपर 2 के लिए, GS पेपर 1 में भी सोसाइटी के लिए, यहाँ आपको हेल्प करेगा गवर्नेंस के आंसर्स लिखने में CRBS, ठीक है, सिविल रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स, जिसका समिट बैंकॉक में 2025 में हुआ है. बाकी हम इस यूनाइटेड नेशंस के इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो UN इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक एक इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है जो डिफरेंट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से बना है, स्पेशली एशिया पैसिफिक रीजन के लिए 1947 से वर्क कर रहा है, जिसका मैंडेट है, नाम से ही क्लियर है, एशिया पैसिफिक रीजन में इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, ठीक है, जिसके मेंबर स्टेट्स हैं 53 मेंबर स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया, एंड हेडक्वार्टर का है बैंकॉक, थाईलैंड में. इसके रिपोर्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है UNESCP, वो कौन सा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है? दैट यू कैन लुक हियर, एशिया पैसिफिक SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट. इसको भी हम डिस्कस करेंगे किसी रोज, एशिया पैसिफिक SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट को भी. इंडिया में अब सिविल रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इंडिया में सिविल रजिस्ट्रेशन के लिए नोडल अथॉरिटी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर है, जो किनके साथ काम करते हैं? नोडल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और साथ में यूनियन होम मिनिस्ट्री के साथ, ठीक है. डिजिटल रजिस्ट्रेशन की बात करें बर्थ एंड डेथ का तो डिजी लॉकर नाम का एक प्लेटफॉर्म है, आई थिंक यू आर ऑल्सो यूजिंग, तो में से कई लोगों ने यूज किया होगा इसको अपने 10th या 12th के मार्कशीट को इसमें सेव करने के लिए, या ग्रेजुएशन के मार्कशीट के लिए, या बाकी डाटा के लिए. आप इसमें बर्थ एंड डेथ का सर्टिफिकेट भी स्टोर करके रख सकते हैं, राइट. और ये यहाँ पे आप सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का एक ब्रीफ इंट्रो है, इसको भी एक बार देख लेना. ये एटलीस्ट दिमाग में रखना कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम किस तरह से इंडिया में बर्थ एंड डेथ से रिलेटेड वर्क करता है. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक बार मैंने फिर से डाल दिया है, सो दैट आप एक बार अगेन इसको पढ़ो और याद कर लो 17 के 17 गोल.
नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट से रिलेटेड। टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट, आप यहाँ पे द इंडियन एक्सप्रेस में देख सकते हो दैट टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टू बी लॉन्च्ड सून इन 17 स्टेट्स टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट विद बिग कैट। बिग कैट टाइगर जो है उनसे रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट के वजह से कई बार ह्यूमन की जान जाती है, जो यहाँ हम देख सकते हैं, राइट। बिटवीन 2020 एंड 24 382 पीपल दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ। तो ये जो डेथ है, ये डेथ नहीं होना चाहिए ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से, स्पेशली टाइगर से। एंड सो बिकॉज ऑफ दैट जो टाइगर रिजर्व है उसके बाहर भी टाइगर्स के प्रोटेक्शन और ह्यूमन और टाइगर के कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए ये टाइगर आउटसाइड टाइगर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। लेकिन पायलट प्रोजेक्ट है, तुम देख सकते हो न्यूज़पेपर में भी क्या बोल रहा है, 17 स्टेट्स में अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं। अब इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान देकर तो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस और मेंस में वैल्यू एडिशन किए जाते हैं। पहला क्या, द प्रोजेक्ट will initially cover 80 forest divisions, identify based on tiger movement patterns and conflict trends। कि प्रोजेक्ट जो है वो इनिशियली 80 फॉरेस्ट डिविजन्स को जो कि आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं जस्ट वेट, चलिए पहला स्टेटमेंट क्या है, द प्रोजेक्ट विल इनिशियली कवर 80 फॉरेस्ट डिविजन्स, आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन टाइगर मूवमेंट पैटर्न्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ट्रेंड। कि पहले मैंने तुम्हें भी बताया कि ये सिंस पायलट प्रोजेक्ट है तो इनिशियली 80 फॉरेस्ट डिविजन्स को फोकस करेगा, बिल्कुल बेस्ड ऑन द टाइगर मूवमेंट पैटर्न्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ट्रेंड। टाइगर मूवमेंट पैटर्न और कॉन्फ्लिक्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग कि किन किन रीजन में ज़्यादा टाइगर का मूवमेंट के वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, उनमें 80 फॉरेस्ट डिविजन्स को फोकस करेगा पहले। द प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाई NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अगेन करेक्ट स्टेटमेंट, ऑब्वियसली यही अथॉरिटी है जो इस चीज़ को देखेगी। देन फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट विल बी सोर्स फ्रॉम द कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, मीन्स कैंपा। कि इसकी जो फंडिंग है वो कैंपा, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी के थ्रू होगा। कैंपा क्या है इसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये वो कोका कोला वाला कैंपा नहीं है, ये डिफरेंट कैंपा है, ठीक है। सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स 1, 2 and 3 आर करेक्ट। नाउ कम टू नेक्स्ट, दिस हैपनिंग। चलिए हम और इसके डिटेल देखते हैं। तीनों स्टेटमेंट तो करेक्ट थे, हम जरा और टाइगर आउटसाइड टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो NTCA इसको पायलट ड्यूरेशन में 3 साल के लिए अभी पहले चलाएगी। 80 फॉरेस्ट डिवीजन जहां पर टाइगर का मूवमेंट ज़्यादा हुआ है या कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हुआ है, टोटल 88.7 करोड़ आउटले है। खैर ये बजट उतना नहीं भी ध्यान रहे, 100 करोड़ से कम का है, ये ध्यान रखिएगा। फंडिंग कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी के अकॉर्डिंग। नाउ व्हाट इज दिस कैंपा, सबसे पहले ये बात कर लें तो कैंपा इज ए नेशनल लेवल कॉर्पस फंड। नेशनल लेवल का कॉर्पस फंड है कैंपा। कैसे जनरेट होता है, ये जनरेट होता है, यहाँ पे वर्ड देखो क्या है, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन। मतलब सपोज कि एक कोई बॉडी है, सपोज जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसका, रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं। तो रिलायंस अपनी एक इंडस्ट्री लगा रही है, लेकिन इंडस्ट्री लगाने की वजह से क्या हो रहा है कि उन्होंने किसी फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया था अपनी इंडस्ट्री लैंड के लिए। तो रिलायंस क्या करेगी ना, रिलायंस कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड में अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करेगी। कॉर्पस फंड जो कि कंपनसेशन के फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है इफ़ यू आर कन्वर्टिंग द फॉरेस्ट लैंड इनटू नॉन फॉरेस्ट लैंड और यू आर कन्वर्टिंग योर फॉरेस्ट लैंड फॉर इंडस्ट्रीज और अदर डिफरेंट पर्पसेस। आपने फॉरेस्ट लैंड को नुकसान पहुंचाया, सपोज इस लैंड को नुकसान पहुंचाया, तो आप कैंपा फंड में कंट्रीब्यूट करोगे जिससे कहीं और पर अफॉरेस्टेशन किया जा सकेगा। सो कैंपा के अकॉर्डिंग काम क्या क्या किया जाता है, अफॉरेस्टेशन का काम, मतलब और ज़्यादा ट्रीज लगाने का काम, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का काम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में काम आएगा, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन में काम आएगा, इंप्रूवमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, रिसर्च इन फॉरेस्ट्री, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, असिस्टेड नेचुरल रिजेनरेशन, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, ये सारी चीज़ें जो कि फॉरेस्ट से रिलेटेड हो सकती हैं उसी में इस फंड को यूज किया जाएगा। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है सो दैट अगर किसी भी रीजन में फॉरेस्ट को, अब कई बार ऐसा होता है कि बड़े प्लांट लगाने के लिए अब आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी तो चाहिए एंड दैट्स वाई फॉरेस्ट एरिया क्लीन भी किए जाते हैं, तो वो फंड सफिशिएंट अमाउंट में डेडिकेट कर दिया जाता है जिससे कहीं और अफॉरेस्टेशन हो सके। उसी फंड को यूज करके टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट चलाया जाएगा।
अब हम बात करते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी की। तो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल और इफेक्टिव है कि मॉनिटरिंग किया जाएगा, जिसके लिए हम एआई का, ड्रोन्स का या कैमरा ट्रैप्स का यूज करेंगे। एंटी पोचिंग पेट्रोल्स को बढ़ाया जाएगा। रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स जो हैं उनका फॉर्मेशन होगा और वो भी इंक्रीज किया जाएगा 24/7 मॉनिटरिंग के लिए। एंड साथ ही साथ कम्युनिटी इंगेजमेंट, क्योंकि जब लोकल कम्युनिटी को इंगेज किया जाएगा तो फिर ऐसे जो भी स्कीम्स या प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। हम प्रोजेक्ट टाइगर को भी देख लेते हैं, बिकॉज प्रोजेक्ट टाइगर इज ए मेन पार्ट ऑफ इट, जिसके थ्रू टाइगर रिजर्व बने। तो प्रोजेक्ट टाइगर एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसको लॉन्च किया गया था 1973 में उत्तराखंड से। ठीक है, कहाँ से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की भी अपनी ग्रेट हिस्ट्री है। कैन यू टेल मी अबाउट द पर्सन जिम कॉर्बेट? आप इनके बारे में मुझे बता सकते हैं, जिम कॉर्बेट के बारे में? इसे कोर बफर स्ट्रेटजी पे बनाया गया। मतलब सपोज ये अगर टाइगर रिजर्व है तो ये जो रीजन है ना कोर, इस रीजन को पूरी तरह से अनडिस्टर्ब रखा जाता है गाइज, और बफर रीजन में बाकी एक्टिविटीज़ फिर चलाई जाती हैं। बफर रीजन में जैसे टूरिज्म की एक्टिविटी हो गई या रिसर्च फैसिलिटी हो गई, एजुकेशनल फैसिलिटीज हो गया, ये बफर रीजन में चलाया जाएगा, कोर रीजन में नहीं। ये टाइगर के लिए छोड़ दिया गया कि ये भाई तुम्हारा घर का वो हिस्सा है जहाँ पे सिर्फ तुम रहोगे। ठीक है, और बफर रीजन हमारे लिए घर के डाइनिंग रूम के बराबर हो गया, जहाँ पे हम किसी विजिटर को या दोस्त को बुलाकर बिठाते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, अब ये कहाँ से आ गया? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट टाइगर तो 1973 से एग्जिस्टेंस में है, बट फिर नीड क्या हुई कि एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जिसका एक स्टैच्यूटरी नेचर होगा। स्टैच्यूटरी नेचर के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006 से नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। इसका मेन पर्पस था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का, NTCA का, कि प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड या टाइगर के कंजर्वेशन से रिलेटेड सारी जो भी वर्क्स हो रहे हैं उन वर्क्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, उन वर्क्स को और ज़्यादा डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं या सेंटर और स्टेट है उनके बीच का कोऑर्डिनेशन इंक्रीज किया जाए। ये मेन पर्पस हो गया NTCA का। NTCA इसके अलावा बाकी जो भी टाइगर कंजर्वेशन या टाइगर से रिलेटेड इनिशिएटिव होते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करता है। राइट, जो भी टाइगर रिजर्व से उनका गवर्निंग भी ऑब्वियसली NTCA करेगा। एंड इन टाइगर रिजर्व के बाउंड्रीज से रिलेटेड अगर कुछ भी चेंज होंगे तो वो चेंजेस बिना NTCA के अप्रूवल के नहीं हो सकता है। राइट, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025, एक कॉन्फ्रेंस जो कि 10 साल के एजेंडा को प्रिपेयर करने के लिए बनाया जाता है, 10 साल के एजेंडा को प्रिपेयर करने के लिए, है ना। अब इस वाले कॉन्फ्रेंस का नाम क्या दिया है, यहाँ पर आप एक बार क्लिपिंग देखो, कुछ चीज़ों पर ध्यान दो। पहले क्या है, दिस इज 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, मतलब इससे पहले और 3 हो चुके हैं, ये 4th है। किस चीज़ के लिए? कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंशियल डेवलपमेंट। फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए ये कॉन्फ्रेंस किया गया है, जहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स सेविला में मिलने वाले हैं। 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेविला 2025। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, पहले ये स्टेटमेंट्स देखते हैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड। विथ रेफरेंस टू UN डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025, कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, मतलब इस कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पस होगा फाइनेंसेस का जुगाड़ करना, फाइनेंसेस उगाही करना। एट सेविले स्पेन, सेविले स्पेन में प्लेस है। आप स्पेन का मैप खोलकर भी सेविले को देख सकते हो। एक्चुअली में स्पेन का एक बार ना लोकेशन देख लेना वर्ल्ड मैप पर, ये मैं आज अटैच नहीं कर पाया हूँ इसमें, बट तुम एक बार स्पेन का लोकेशन देख लेना वर्ल्ड मैप पर, है ना, ये तुम्हारे लिए टास्क है, वर्ल्ड मैप पे देख लेना। The Seville commitment to be adopted at the conference is a legally binding framework for global development financing over the next decade। तुम्हें लगता है कि आज के दुनिया के जो हालात है वहाँ पे कोई लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क हो सकता है? बिल्कुल नहीं ना, रॉन्ग। कोई एक दूसरे से बात करने को रेडी नहीं है डिफरेंट नेशंस, कहाँ लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क होगा? One of the key objective of the Seville commitment is to promote debt reforms, including debt for climate swaps and disaster-linked debt pause clauses। हाँ, ये सही है कि क्लाइमेट से रिलेटेड या फिर बाकी चीज़ों से रिलेटेड जो फाइनेंसेस की जरूरत है, या डेप्ट फॉर क्लाइमेट स्वैप। अब ये डेप्ट फॉर क्लाइमेट स्वैप भी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आगे मैंने एक्सप्लेन भी किया है सेशन में, अभी भी समझ लो। जैसे एक कोई नेशन है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ नेपाल। सपोज नेपाल ने ज़्यादा डेट ले रखा है, पर नेपाल क्या बोलता है कि भाई हमारा कर्ज माफ़ कर दो, कर्ज माफ़ करने से हम क्या करेंगे, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अपने वर्क करेंगे, अफॉरेस्टेशन का काम करेंगे, हम ग्रीन हाउस गैस की इमिशन को कम करेंगे, तो हमने क्लाइमेट के प्रोटेक्शन के लिए ये काम करना है, आप हमारा कर्ज माफ़ कर दो। इसको बोलेंगे डेप्ट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स। राइट, दिस इज करेक्ट। द सेविले कॉन्फ्रेंस बिल्ड्स अपॉन, ये सिंपल तरीके में याद रखिएगा इसको, डेप्ट फॉर क्लाइमेट स्वैप को। जैसे सपोज मान लो तुम अभी एस्पिरेंट हो, तुमने सरकार से लोन लिया, और सरकार को तुमने बोला कि साहब हमारा EMI, हमारा लोन माफ़ कर दो, क्योंकि अगर एक बार हम सिविल सर्वेंट बन गए तो हम समाज का सेवा करेंगे। ये हो जाएगा आपके लिए क्या, डेप्ट फॉर सोसाइटी स्वैप हो जाएगा। राइट,
द सेविले कॉन्फ्रेंस बिल्ड्स अपॉन अर्लियर माइलस्टोन सच एज मॉन्टेरे कॉन्सेंसस एंड अडीस अबाबा एक्शन एजेंडा 2015। बिल्कुल, ये कॉन्सेंसस जो है मॉन्ट्रिए कॉन्सेंसस एंड अडीस अबाबा एक्शन एजेंडा एंड इसके बीच में एक दोहा एजेंडा जो 2008 में किया गया था, इसको भी ऐड कर लो, दोहा अलग से मैं लिख देता हूँ, दोहा एजेंडा 2008 का। ये फोर्थ वाला है ना अभी जिसकी हम बात करें सेविले कॉन्फ्रेंस का। तो पहला हुआ था मॉन्टेरे में 2002 में, देन दोहा का एजेंडा 2008 में, एंड देन अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा 2015 वाला। 2 and 3 आर करेक्ट। ओके, अब हम इसके डिटेल्स देखते हैं। तो पहला डिटेल तो यह है कि सेविले स्पेन में पड़ता है, जिसका और इस कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पस क्या है। फोर्थ जो हमारा इन कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, मतलब फाइनेंसेस का जुगाड़ करना, फाइनेंसेस देखना, सो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला भी जो गोल्स हैं वो गोल्स भी फुलफिल हो सके, ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। नाउ सेविले कमिटमेंट नाम का एक कमिटमेंट पास किया जाएगा, जहां पे जो लीडर्स हैं वो लीडर्स एक कमिटमेंट करेंगे, हालांकि कमिटमेंट नॉन बाइंडिंग नेचर का होगा। ओके, कमिटमेंट करेंगे सो दैट ग्लोबल डेवलपमेंट में फाइनेंसेस से रिलेटेड जो भी नीड है अगले डिकेड के लिए, पहले ही मैंने तुम्हें बोला था कि यहाँ पे एक डिकेड की प्लानिंग होती है, 10 ईयर्स की प्लानिंग होती है। तो एक डिकेड के लिए फाइनेंसेस से रिलेटेड जो कमिटमेंट होगा, इंडिया भी इसमें अपना कमिटमेंट देगा, या यूएसए देगा, या यूके देगा, या जो भी डिफरेंट नेशंस पार्टिसिपेट करेंगे कि हमने इतना पैसा देना है, हमने 100 करोड़ देना है, हमने 100 रुपीज़ देना है, जो भी। बिल्डिंग ऑन पास्ट माइलस्टोन, तो मॉन्ट्रिए, अदीस अबाबा और दोहा को ऐड कर लीजिए 2008 का, इन सब पे बेस्ड है। की ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम सेविले कमिटमेंट का। तो पहला की ऑब्जेक्टिव है डेट रिफॉर्म्स का, इंक्लूडिंग डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप। ये डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप अभी भी मैंने तुम्हें बताया, अगेन यहाँ देख लो डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप क्या है। इंसेंटिवाइज डेट कंट्रीज टू टेक मीनिंगफुल एक्शन ऑन क्लाइमेट वाइल रिड्यूसिंग देयर डेट बर्डन। जैसे नेपाल का एग्जाम्पल मैंने दिया कि नेपाल के ऊपर अगर बड़ा कर्ज है तो नेपाल क्या बोलेगा, हमने क्लाइमेट से रिलेटेड ये स्टेप्स लेने हैं, हमारा कर्जा माफ कर दो, राइट। तो इसको बोलते हैं डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप। इसका ये पॉइंट भी याद रखिएगा, दिस स्वैप्स इन्वॉल्व रिड्यूसिंग डेट इन एक्सचेंज फॉर पॉलिसी कमिटमेंट्स और स्पेंडिंग बाय डेटर कंट्रीज। कि जो डेप्टर कंट्रीज हैं वो डेप्ट फॉर स्वैप में क्या ध्यान रखेंगे कि हमारा डेप्ट कम हो रहा है इन एक्सचेंज ऑफ पॉलिसी कमिटमेंट्स, राइट। कि हमने जो पॉलिसी कमिट किया है क्लाइमेट को लेकर वो हम अपना काम करेंगे, तो हमारा जो डेट होगा वो कम हो जाएगा। दूसरा इसका क्या होगा, की ऑब्जेक्टिव सेविले कमिटमेंट का, डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क। अब ये डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क, कई बार जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करवाना पड़ता है। सपोज हमने लोन लिया और हमारा ईएमआई था 10,000, पर अब हम 10,000 नहीं दे रहे हैं, तो हम बैंक के पास जाते हैं और बोलते हैं कि देखिए लोन हमारा रीस्ट्रक्चर कर दीजिए, और अब हम क्या करेंगे ना, अब हम ईएमआई 5,000 रुपये पे करेंगे, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए पे करेंगे। तो इस टाइप से यहाँ पर डेप्ट रीस्ट्रक्चर फ्रेमवर्क जो है ये ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर बनाया जाएगा, सो दैट जो लिस्ट डेवलपिंग नेशंस हैं या फिर जो डेवलपिंग नेशंस है या पुअर नेशंस हैं, उनके ऊपर जो डेट का एक बोझ है वो बोझ भी कम हो सके, राइट। इनोवेटिव फाइनेंसिंग, लेवरेजिंग स्पेशल ड्राइंग राइट्स बाय मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। स्पेशल ड्राइंग राइट्स मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड टू डिफरेंट नेशंस। इसमें भी नए इनोवेशंस, नए चेंजेस किए जाएंगे, ज़्यादा लेवरेज दिया जाएगा जो भी पार्टनर नेशंस हैं। देन सेविले प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, एक नया कोएलिशन बनाने की बात होगी, सो दैट जो भी इम्प्लीमेंटेशन के टारगेट रखा जाएगा अगले 10 साल के लिए उसको और फास्ट पेस किया जा सके। ये सारे की ऑब्जेक्टिव हैं। एक बार इसको ये जब फाइनल हो जाएगा ना, तो अगेन ये फिर से न्यूज़ में आएगा, तो हम वहाँ फिर से इसे एक बार पढ़ेंगे, राइट। बट यहाँ भी आप ये कमिटमेंट्स ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा, इसमें से कुछ चेंज हो सकता है, इसलिए अभी इतने डिटेल से याद रखो, कुछ आगे चेंजेस होंगे, देन अगेन वी विल सी इट। आज के लिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अब तुम्हारे लिए, पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से, बिकॉज इट वाज इन द न्यूज, डाउन टू अर्थ में मेंशन था। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जरा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ के इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, कल मैं इसे फिर एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से। अभी हमने देखा कल कि नए RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के चीफ का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग क्या है, इसका फॉर्मेशन कब होता है, कैसे वर्क करती है, एक्चुअली में किन के अंडर वर्क करती है, किस ऑफिस के अंडर, ये इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं। 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम्हारे लिए। कल के प्री सिक्योर में फिर हम लोग इन 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कशन कर लेंगे और न्यू क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।